गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम हिंदी फर्स्ट में पाठ 8 जामुन का पेड़ का बचा हुआ शेष भाग आप लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं। तो बेटा पाठ को हम समझाने चल रहे हैं, उस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझिएगा। जो भी समझाएंगे उसको ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी ही देर में सेक्रेटेरिएट में यह अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। सेक्रेटेरिएट का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटेरिएट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक, जिन्हें साहित्य कविता से लगाव था, रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने मजबूर कर। जब यह पता चला हुआ आदमी एक कवि है तो सेक्रेटेरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है, इसलिए इस फाइल का संबंध न तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है न हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, बल्कि सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है। कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। फाइल कल्चर डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उस समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटेरिएट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम कवि हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। किस उपनाम हो? ओस। सेक्रेटरी चीखा, क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? दबे हुए कवि ने हुंकार में से हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। नहीं। आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा। इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है? उफ, कैसे हो गई हमसे? कितना बड़ा और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ। कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। यह लो चुनाव पत्र, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। दबे हुए आदमी ने कराह कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है। यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया। बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं। अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। मैं अभी जीवित हूँ। कवि रुक रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह है, सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मिलाते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया और अर्जेंट लिखा है। उस आदमी की किसी की परवाह नहीं है, बस केवल फाइल इधर से उधर घूम रही है। किसी को ये परवाह नहीं है कि जो पेड़ के नीचे व्यक्ति दबा हुआ है, जो कि इतना बड़ा कवि है, और उसको जो है पहले हम निकालें। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल सवेरे तक
किसी ना किसी तरह उसे जीवित रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को न काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफ़ी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क चिल्लाया। दूसरी ओर दो राज्यों के संबंधों का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया, और ये भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते? कवि को मर जाना चाहिए निस्संदेह। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वे फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। शाम के 5 बजे वह सुपरिटेंडेंट कब की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो? और आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो? आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। मगर कल का हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी बात उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी, क्योंकि वो 2 दिन से उस पेड़ के नीचे दबा था और फाइल इधर उधर घूमती रही, लेकिन उस पेड़ के उस व्यक्ति के जान की किसी ने परवाह नहीं की। अंत में वह कवि जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जब भी नियम कायदे भलाई के मार्ग में बाधक बनते हैं तो बहुत कुछ अनर्थ हो जाता है। तो बेटा, अब आपको पूरा पाठ हमने पढ़ा दिया, समझा दिया। अब कुछ मुख्य शब्द एवं उनके अर्थ हैं, हम उसको आपको समझाने चल रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। देखिए, पहला है हार्टिकल्चर, जिसमें अनाज फूलों और पौधों का अध्ययन किया जाता है। कूल्हे, कमर के दोनों ओर की हड्डी। वारिस, उत्तराधिकारी। इजाजत, अनुमत। सुझाव, सलाह, मशवरा। डिपार्टमेंट, विभाग। हुंकार, ललकारने का शब्द। बंदोबस्त, इंतजाम। प्रकट, उपस्थित। आपत्ति, संकट। तो बेटा, आपको पूरा चैप्टर पाठ हमने समझा दिया है। जो भी हमने मुख्य शब्द और उनके अर्थ लिखा है उसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और पूरा पाठ आप लोग बहुत अच्छे से रीड करिएगा। एक एक शब्द समझने की कोशिश करिएगा। अगर कोई भी समझ में नहीं आता है तो उसको आप हमसे पुनः पूछिएगा, हम आपको समझाएंगे।